हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपका तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल को कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स क्या, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इनके बहुत सारे गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये जो नोट्स है दोस्तों, वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बने हैं। आप हिंदी में स्टडी करना चाहते हैं, हिंदी में मिल आपको, आपके पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और आपके नोट्स आगे भी काम आएंगे। इसको इस प्रकार से बनाया है ताकि इसमें कुछ भी ना छूटे। इसके एनसीईआरटी के पूरे बिंदुओं को इसमें लिया गया है ताकि इसमें कुछ भी ना छूट पाए आपका। तो हम अभी चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों कि मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स अभी हम फिलहाल ऐसे समझते हैं मेटल्स क्या होता है। मेटल्स दोस्तों सामान्यतः क्या होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को देता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, धातु बोलते हैं। यानी कि हम धातु यानी कि इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटल्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है और जो देगा, सीधी सी बात, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो क्या हो दोस्तों, हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन में कि वे तत्व जो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, धातु बोलते हैं। यानी कि धातुओं का गुण क्या होता है, आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो देखो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स which can easily form positive ion by losing electron। तो आसानी से ओके बन जाता है दोस्तों, आसानी से पॉजिटिव आयन बन जाता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। अगर हम बात करें एग्जांपल हमारे पास क्या दोस्तों, कॉपर कॉपर है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, यू गोल्ड है, सिल्वर है, कैडमियम है, ये सब हमारे क्या है दोस्तों, धातुएं हैं। और वैसे हम बता दें आपको कि जो एस ब्लॉक है और आपका डी ब्लॉक है और आपका एफ ब्लॉक है, इन सभी में क्या, सब दोस्तों में सभी में क्या है, धातुएं हैं। और आपका जो पी ब्लॉक है उसमें क्या है, अधातु है। इतना आप समझ गए होंगे। हिंदी में अगर हम पढ़े, धातुएं वे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन में बदल जाते हैं। समझ गए दोस्तों आप कि धातुएं क्या होती है, वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन में बदल जाते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चालन करता है ऊष्मा, हीट मतलब ऊष्मा, तथा इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का चालन करती है। मेटलिक लास्टर होता है, ये मेटलिक लास्टर यानी कि मेटलिक लास्टर मतलब फैलता है, लास्टर मतलब होता है फैलना, ठीक है। मेटलिक लास्टर होता है। मेटल आर शाइनिंग सरफेस, इनके चमकदार सरफेस होते हैं, इनके जो तल होते हैं वो क्या कैसे होते हैं दोस्तों, चमकदार होते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, जब स्ट्रेंथ क्या होता है इसको, मेटल्स हैव हैवी, ठीक है, लाइनिंग स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्या, बहुत हाई होते हैं, इनके अर्थात इनका गलनांक और कुतना क्या होता है, बहुत उच्च होते हैं। मेलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी, इनमें क्या होती है दोस्तों, मेलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है, फैलना। अगर हम किसी धातु को मारे या पीटे तो क्या होता है दोस्तों, फैलती है। जैसे तुम्हारा आपका चादर बनता है, चादर कैसे बनता है, धातु को पीट पीट के बनाते हैं। तो उस पीटने से तो धातु इस तरह से फैलती है। ये धातु से टुकड़ा था, इसको हमने मारा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा फैल जाएगी। तो इसके फैलने के गुण को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। इंडक्टिबिलिटी क्या हो दोस्तों, अगर हम इसी को खींचे, अगर हम इसी धातु के यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये क्या हो जाएगी, खींच जाएगी। और इसके गुणों को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। हाई डेंसिटीज होती है इसकी, यानी कि उसकी जो घनत्व है दोस्तों बहुत हाई होता है, यानी कि उच्च घनत्व वाला होता है। ये आपके हिंदी में यहाँ पे भौतिक गुण क्या, ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है। इसमें कठोरता तथा दृढ़ता पाई जाती है, इनमें चमक होती है, धातु के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता गुण पाया जाता है। आप समझ गए होंगे आप। अगला हम बात करें तो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल एकदम उल्टे, जो मेटल की प्रॉपर्टी होगी वही नॉन मेटल की, वही उसके उल्टी जो प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मेटल की होगी। अब नॉन मेटल क्या होगा, देखो
मेटल्स इलेक्ट्रॉन को त्यागते थे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मेटल्स लूजिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, मतलब गेनिंग करते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फ्रॉम नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बन जाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाते हैं दोस्तों, नेगेटिव आयन बन जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, हाइड्रोजन, कार्बन, पी ब्लॉक के जितने भी तत्व आपके सारे तत्व कैसे हैं, नॉन मेटल्स है। तो पी ब्लॉक के तत्व आप देख लीजिए, तो उसमें आपको सारे नॉन मेटल्स मिल जाएंगे। अधातु में वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ये तो दोस्तों हमारे नॉन मेटल और मेटल हो गए। अब सबसे मेन जो हमने इस आपके चैप्टर में पढ़ना था, ये हमारे कुछ आगे है। मैं अभी इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, तो इसके बाद हम इन तत्वों के मेन गुणधर्म पढ़ेंगे, जिनके मेन टॉपिक्स होते हैं। नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी वही है जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वह है जो इसकी मेटल की उल्टी प्रॉपर्टी, मतलब मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल क्या हो जाएगी दोस्तों, वो उसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे मेटल में क्या था, आघात वर्धनीय था, मेलिबिलिटी था, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटल आ गया। ब्रिटल मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने किसी भी अगर हम पदार्थ को चोट मारेंगे, यानी हथौड़े से मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, चूर चूर होने का गुण क्या होता है उसका, ठीक है, ब्रिटल कहलाता है। नॉन मेटल्स आर नॉन, ठीक है, डक्टिलाई, यानी कि डक्टिलाई क्या होंगे, तन्यता, इनमें तन्यता गुण नहीं होता, मेटल में होता था, नॉन मेटल में नहीं होता। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हीटर इलेक्ट्रिसिटी के क्या थे, अच्छे चालक थे, गुड कंडक्टर थे, ये गुड कंडक्टर नहीं है बल्कि बैड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल्स हैव comparatively low melting point and boiling point। इनके हम कंपेरिंग की बात करें, कंपेरिजन की बात करें यार, कंपेरेटिवली की बात करें, इनकी अपेक्षाकृत की बात करें, किसकी, मेटल की अपेक्षाकृत, तो इनके जो मेटल जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए दोस्तों। अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है, यानी कि चूर चूर होने का गुण होता है, ये फैलती नहीं है बल्कि क्या होता है, टूट जाती है, इसी को बोलते हैं भंगुर। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें चमक नहीं पाई जाती है। इनका अपेक्षाकृत गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। अधातु में समानता ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, अब देखो हमारे पास सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमारे इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो आपने नॉन मेटल और मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी थी, 8th में पढ़ी थी, हम मतलब प्रीवियस क्लासों में पढ़ी थी, और आपको यहाँ पे भी पढ़ लिया आपने, ये तो कोई मेन बात नहीं हुई। लेकिन अब जो ये है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप किसी क्लास 10th के लाए गए, ये क्लास 10th में ही है, 9th में भी नहीं है, तो आप ये आपके टॉपिक से मेन टॉपिक्स है, इन पॉइंट पर हम बात करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, जो गोल्ड और सिल्वर होता है, यानी कि चांदी होता है, मोस्ट मेलेबल होता है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टिलिटी, सबसे अच्छा मोस्ट डक्टिलिटी कौन होता है दोस्तों, गोल्ड होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, सबसे अच्छे जो कंडक्टर होते हैं हीट के कौन होता है, सिल्वर होता है और कॉपर होता है। मरकरी इज मेटल, मरकरी इज अ मेटल, ठीक है, एग्जिस्ट अस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या है, एक धातु है, ठीक है, मेटल्स है, फिर भी यह एग्जिस्ट हो करती है किसमें, रूम टेम्परेचर में, लिक्विड के फॉर्म में आती है, यानी कि ये धातु होती हुई भी क्या होती है दोस्तों, लिक्विड में होती है, किसमें होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। गैलियम एंड सीजियम गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, अगर हम इनको हाथ की हथेली पर या हथेली पर भी रखें तो गैलियम और सीजियम दोनों हमारे हाथ के हथेली में गल जाएंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा कोई धातु बताइए या ऐसे कोई मेटल्स बताए हमें जो हथेली के तापमान पर भी गलने के, ये सबसे कम जो जिनके गलनांक है वो क्या है, गैलियम और सीजियम है।
अगर हम बात करें आयनिक अगर हम बात, हाँ, तो अगर, हाँ, अब क्या आ गया हमारे दोस्तों, चौथा, पांचवा हो गया हमारा, छठा छठा हमारे पास आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब ये चमकता है, ये क्या है, अधातु होते हुए भी क्या है, लस्ट्रस है। हाँ, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्रेफाइट आप जानते हो दोस्तों, ये अधातु है, फिर भी क्या है, इनमें धातु वाला का गुण है, कंडक्टर का गुण है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है दोस्तों, पेंसिल, ये जो ये पेंसिल की नोक है, इसमें भी ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ये अधातु है। ये कार्बन कार्बन का एक रूप है, जो जिसमें लिख रहा हूँ अभी, पेंसिल, ये पेंसिल है, इसमें जो ये आगे लगा है इसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो ये दोस्तों क्या होता है, अधातु, तो अधातु होते हुए भी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का चालन करता है। अब हमारा आता है एल्काइली मेटल्स। एल्काइली मेटल्स वो होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत क्रियाशील भी होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या हमारे एल्काइली मेटल्स है। इनको हम चक्कू से तक काट सकते हैं दोस्तों। दे हैव लो, ठीक है, डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनकी डेंसिटीज और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम, इनका घनत्व और गणना क्या होता है, बहुत कम होता है। लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड है वो बहुत कम, यानी कि कुचालक होता है हीट के। यही दोस्त, ये तो यही हमारे हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये मेरी बात जो इंग्लिश में यही है, अधातु है लेकिन चमकदार है, ये आपको लिखा है, देखो, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकदार होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कवर है। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस। अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ करने पर कैसा रिजल्ट आता है या क्या प्रोडक्ट बनता है, अब इस पे बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर हम जल के साथ मेटल की रिएक्शन कराएं या मेटल की अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलता है, जल, धातु की जल से अभिक्रिया। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल की, जब मेटल को पानी से रिएक्शन कराया जाता है, जल से अभिक्रिया कराया जाता है, तो प्रोड्यूस करता है क्या, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हमें हाइड्रोजन गैस देता है। धातु की अभिक्रिया जल से होने पर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो दोस्तों, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर हम बात करें एग्जांपल, अगर आप बात करें एग्जांपल की, तो क्या हो, जिंक और H2O पानी, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यहीं पे बात करें अब मेटल ऑक्साइड की करेंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा हमें। अब कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये कि कोल्ड वाटर या ठंडे पानी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, वायलेंटली विद, मतलब रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, आवाज के साथ, तेज आवाज के साथ क्या करते हैं, कौन, पोटेशियम और सोडियम के वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के ठंडे पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आवाज के साथ रिएक्शन करते हैं, इनकी जलन वाली रिएक्शन करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इनके केस किसके लिए, सोडियम और पोटेशियम, द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड, यहाँ पे, ठीक है, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसे, एक्सोथर्मिक जानते हैं दोस्तों आप, उष्मा छेपी। यह रिएक्शन कैसे होता है दोस्तों, उष्मा छेपी होता है। एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक है। डेड द इवोलेट हाइड्रोजन इमीडिएटली, ठीक है, कैच फायर। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और इमीडिएटली, उसी समय, तुरंत, कैच मतलब पकड़ देता है, फायर मतलब आग, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, फायर को कैच कर लेती है, फायर आग को पकड़ लेती है। तो हमने यहाँ पे समझा मेटल्स को पोटेशियम और सोडियम जल के साथ जब
रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम और सोडियम है जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पोटेशियम की अगर हम जल के साथ कराएं तो ये रिएक्शन हीट तो देगा लेकिन नॉन वायलेंट यानी कि लेस वायलेंट यानी कि बिना आवाज के ये रिएक्शन हो जाएगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब उसकी बिना आवाज की होगी। सेम यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ये देखो। अब आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज, फ्लोटिंग मतलब तैरना, ठीक है दोस्तों, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट स्टिक टू एंड स्टिक टू द, ठीक है, सरफेस ऑफ द मेटल्स। जो कैल्शियम क्या करता है दोस्तों, पानी से अभिक्रिया करता है, पानी के ऊपर तैरता है। कैल्शियम क्या करता है दोस्तों, पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है, बिकॉज द बबल्स, हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है, बबल्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे पानी, अगर हम बात करें, यहाँ पे कैल्शियम का एक पीस डाल दे किसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो यहाँ पे पानी के ऊपर पड़ते ही ये यहाँ पे क्या बना देगा, हाइड्रोजन के बबल बना देगा नीचे, और जिस बबल के कारण क्या वो तैरता रहेगा, तैरता रह जाएगा। तो ये पानी में क्यों तैरता है, अगर आप पूछे कि कैल्शियम पानी में क्यों तैरता है, तो आप लिखोगे कैल्शियम स्टार्टेड फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम पानी में इसलिए तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो तैरता रहता है। सेम वही कारण है मैग्नीशियम का भी औरों का भी। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम होता है, देखो आपने तो पढ़ तो लिया है मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन किस पानी के साथ करता है ये आपने पढ़ा नहीं। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठंडे पानी के साथ, सिर्फ किसके साथ करता है, सिर्फ हॉट पानी यानी गर्म पानी के साथ करता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या बनाता है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इट इज आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। सेम उसी कारण जो ये क्या करता है, आल्सो मतलब तैरता है, किसके, पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोटिंग करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग, ठीक है, स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे क्या होता है, स्टिक्ट हो जाते हैं, स्टिकिंग, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तथा यहाँ भी हाइड्रोजन के बबल बनने के कारण ही पानी में तैरता है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ देखते हैं आप, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद वाटर, ठीक है, इधर विद वाटर मतलब जो कोल्ड या हॉट वाटर नहीं हो, ठीक है, बट रिएक्ट विद स्टीम मतलब जो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टीम टू फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन किस फॉर्म में करता है, गैस वाले फॉर्म में करता है, स्टीम फॉर्म में करता है। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे कौन कौन दोस्तों, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया एंड जिंक हो गया। ये कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ये गैस, ये वाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं। वाटर का कौन से स्टेज में करते हैं, गैस वाले स्टेज में करते हैं। वाटर का रिएक्शन पढ़ रहे थे, वाटर के साथ कैसे कोई रिएक्शन करता है आपको हम बता रहे हैं। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों है, सभी का वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों जिसमें पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल चाहे ठंडा हो या गर्म, लेकिन वाष्प के साथ कर सकते हैं। मेटल्स सच एस लेड, कॉपर, सल्फर एंड गोल्ड
सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जो आपके पास लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, किसी भी अवस्था में, किसी भी कैसे भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठोस हो, द्रव हो, गैस में, किसी भी अवस्था में पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेड, कॉपर, चांदी, ठीक है, सोना, ये धातुएं किसी भी अवस्था में जल के साथ अभिक्रिया नहीं, ठीक है, रिएक्शन नहीं करते। अब देखो यहाँ पे आगे हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब देखो हमने जल के साथ रिएक्शन करवा ली, अब किसके साथ करनी है? एसिड के साथ करनी है। सेम वही अभिक्रिया होती है जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, उसी में उसमें जो हम एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कर रहे थे, सेम वही रिएक्शन इसमें भी होती है। धातु की अम्ल से के साथ क्रिया। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। मेटल्स प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करें तो एक नाइट्रिक अम्ल, सिर्फ एक मात्र प्रकृति में नाइट्रिक अम्ल है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। इट इज बिकॉज NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन सा? स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन है? HNO3 है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर। ये ऑक्सीडेशन करके क्या करता है? H2O को के साथ और जोड़ जाता है, ऑक्सीडेशन करके H2O बना देते हैं, इनकी वाटर बनाते हैं। इट सेल्फ गेट्स, ठीक है, रिडक्स टू एनी ऑफ द, ठीक है, नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड है, नाइट्रो ऑक्साइड, N2O, NO और NO2। धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, जो आपने सीख लिया। आगे चलते हैं। एक मुख्य टॉपिक और आता है दोस्तों हमारा, क्या है? एक्वारेजिया, यानी कि रॉयल वाटर। एक्वारेजिया क्या होता है? अम्लराज क्या होता है? क्या होता है हम इसमें अब देखते हैं। It is a freshly prepared mixture of concentrated मतलब घना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब कम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो, कितने रेशियो में? अगर 3 ग्राम की बात, अगर ग्राम में देखें, 3 ग्राम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो 1 ग्राम क्या होगा दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल होगा। 3:1 में, ठीक है, बनाए तो इट इज वन ऑफ द फ्यू reagents that is able to dissolve gold and platinum। इतना प्रबल बन जाता है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातुओं को करता है, डिसॉल्व कर देता है, यानी कि घोल देता है, यानी कि गला देता है। अम्लराज क्या होता है दोस्तों? यहीं पे देख लो, हिंदी में देख लो। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यह मिश्रण बहुत प्रबल होता है, तो यह सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है, यानी को गलाने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन। धातु तथा धातु लवण की अभिक्रिया। धातु तथा धातु लवण की अभिक्रिया, मतलब दोनों में क्या है? धातु है। इट इज सिंपल and easy. Is metal A displaced metal B from its solution? It is more reactive than B। ये क्या दोस्तों? मेटल A
सोल्यूशन वाला मेटल बी को क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हटा देता है। तो साल्ट सॉल्यूशन ए बन जाता है और मेटल बी अलग हो जाता है, मेटल बी अलग हो जाती है, यहाँ पे मेटल बी अलग हो जाता है। मेटल ए मेटल बी को क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ पे खुद जुड़ जाता है और बी को यहाँ से हटा देता है, तो सॉल्यूशन ए बन जाता है और वो बी हमारे पास तैयार हो जाता है। अब आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है? द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में। ठीक है, किसी क्रम में किसको अरेंज करते हैं, मेटल्स को अरेंज करते हैं। लिस्ट है ये, केवल एक लिस्ट है घटते क्रम में। डिक्रीजिंग एटीट्यूड्स, यह श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता पर आधारित है, मतलब घटते क्रम में। डिक्रीजिंग एटीट्यूड्स क्या करना है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड, मेटल को करना अरेंज करने की लिस्ट है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटीट्यूड्स। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। यह है दोस्तों आपकी सक्रियता श्रेणी। दोस्तों हमारे सबसे पहले पोटेशियम है, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारे सीरीज में सबसे पहले क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, फिर आयरन है, फिर हमारे पास पीबी लेड है, एच हमारे पास हाइड्रोजन है, कॉपर है, एच मरकरी है, एच सिल्वर है। ये मोस्ट एक्टिव है। मोस्ट एक्टिव दोस्तों हमारे पास इतना है। उसके बाद हमारे पास इससे नीचे हमारे पास यहाँ तक क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन तक, आप हाइड्रोजन के ऊपर तक मान लो आप रिएक्टिविटी, और हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास क्या हमारा सबसे कमजोर रिएक्टिविटी है, यानी कि रिएक्टिविटी वाले तो है। ये हमारी सक्रियता श्रेणी। अब हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स की बात करें। अब क्या दोस्तों, आयनिक यौगिक यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट होते क्या, आयनिक यौगिक वही यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंट्स। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को हम त्यागते हैं। यहाँ पे आपसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरे नोट्स आपके लिए पूरे अच्छे से तैयार किए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं समझा दूँ आपको, जब भी कोई भी कोई भी जब दो कंपाउंड्स मिलते हैं, आप जो दो तत्व मिलते हैं, तो एक दोस्तों के, जैसे हमारे पास NaCl है, तो NaCl में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसके बीच में कैसे बन जाता है दोस्तों, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। यही हमारे क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड्स हो गया। इसके बाद हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स के गुण क्या क्या होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आप नोट्स लिख सकते हैं। आयनिक यौगिक के गुण, फर्स्ट गुण हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है, जैसे आप लिख दो यहाँ तक। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बोल नहीं पा रहा उतने से, आज आप ऐसे लिख दो। ये दोस्तों आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक सामान्यतः सरल पानी में घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में नहीं घुलते हैं। यहाँ से आप लिख लो, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ऊपर देखो, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये देखो यहाँ पे। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों NaCl की, NaCl क्या है दोस्तों, एक आयनिक यौगिक है। अगर हम बात करें इस आयनिक यौगिक की, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाएगा। अगर इसको हम घोलेंगे, पानी में घोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा और क्लोरीन आयन बन जाएगा। तो अभी क्या दोस्तों, स्वतंत्र हो गया, जिसके कारण क्या विद्युत का चालन कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको उतारिए, इसको हम आप इसको समझ सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, इससे अगला है आयनिक यौगिक गलित अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में इनके आयन स्वतंत्र रूप से गलित एक गति कर सकते हैं, जिससे वो विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। आयो दोस्तों हो गया। यहाँ मैंने आयनिक यौगिक आपको बता रखा है। देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को लेता है तो नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे इनको जुड़ने की जो प्रक्रिया देखो कैसे जुड़ता है, सोडियम और ये आयनिक यौगिकों की जो कंपाउंड्स है कैसे कैसे बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों मिनरल्स, खनिज
खनिज क्या दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो भी पाया जाता है, जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। द एलिमेंट्स और ठीक है कंपाउंड्स विच और कुछ ठीक है नेचुरली, कैसे होने चाहिए, नेचुरली प्राकृतिक रूप से, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले नेचुरली रूप से, ठीक है, आर नाउ, ठीक है, एस मिनरल्स, हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ऐसा तत्व या यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट क्या दोस्तों, क्रस्ट या भूपट्टी पर पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, खनिज कहते हैं। अब आते हैं ओरिश की बात करते हैं। इनके अयस्क इनके अयस्क क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, अयस्क सेम वही होते हैं, खनिज ही होते हैं, खनिज को हम अयस्क ही बोलते हैं। लेकिन खनिज क्या होते हैं, जो पृथ्वी में भूपट्टी में तो होते हैं लेकिन अच्छी मात्रा में नहीं होते हैं। अगर वही खनिज अगर थोड़ा सा अच्छी मात्रा में हो जाए, यानी कि अधिक मात्रा में हो जाए, एक साथ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज सॉरी अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क। पृथ्वी की भूपट्टी पर एक साथ अधिक खनिज की मात्रा अयस्क कहलाती है। बाकी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे खनिज अयस्क। तीसरा हमारे पास आता है दोस्तों गैंग। अब देखो दोस्तों, हमने कोई धातु ली, धातु तो एकदम हमें प्योर रूप में मिलेगी नहीं, जो हमें प्योर रूप में नहीं मिलेगी तो उसके साथ मिट्टी, रेत, इन सबको अगर उस सब कुछ जाने तो मिट्टी और रेत जो हमारे पास है उनको बोलते हैं गैंग, यानी कि अदर चीजें उसमें पाई जाती है। ठीक है, ओरिश, ठीक है, अब जिसमें बात करें, ठीक है, जो भी ओरिस के साथ, यानी कि हमें ओरिस यानी कि अयस्क के साथ, अयस्क, ठीक है, अयस्क के साथ हमें कुछ भी मिले, मिट्टी हो, रेत हो, ठीक है, रेत हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो वो क्या होती है दोस्तों, गैंग। उनको क्या बोलते हैं, गैंग, जो अलग चीजें पाई जाती है, जिसमें गंदगी पाई जाती है। अयस्कों के साथ निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ, ठीक है, अनयूजली, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अनयूजली जो मैटर होते हैं उन्हीं पदार्थों के काम, हमारे किसी काम के ना, जैसे मिट्टी, अन्य गंदगी इत्यादि, यानी कि रेत भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, इनकी सक्रिय श्रेणी में निम्न क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण। अब हमने देखने तत्वों का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तत्वों का निष्कर्षण यानी कि तत्वों को उसके अयस्क से कैसे अलग करते हैं, रिमूव करते हैं। जो तो अब देखो, वैसे सभी तत्वों को मैंने पीछे उसमें बता रखा है, उसी में हम समझेंगे। अगर हम कम की बात का, अगर कम कोई क्रियाशील तत्व है उसको कैसे कैसे हटाएंगे, इन धातुओं के अयस्कों को गर्म करके धातुओं से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कम जो क्रियाशील हो गए वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ऑक्साइड को गर्म करना है और उसको हमें सही। एक होता है दोस्तों हमारा सिनाबार। अब सिनाबार क्या होता है दोस्तों, ये ओस होती है दोस्तों, ओस किसकी दोस्त होती है, किसकी ओस होती है, HgS, यानी कि मरकरी सल्फाइड की ओस होती है, इज एन आर, ठीक है, एन आर ऑफ मरकरी व्हेन इट इज हीटेड ऑन एयर। हम एयर के साथ इसको गर्म करते हैं, HgS को, यानी कि मरकरी सल्फाइड को। इट इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये सबसे पहले कन्वर्ट किस में होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में होता है, इसको हम H2O कहते हैं। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड को भी गर्म करेंगे तब जाके हमें मरकरी प्राप्त होगा। इस प्रकार से किसी भी धातु का निष्कर्षण यानी कि अलग करेंगे। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन, ठीक है, रिडक्स्ड टू मरकरी एंड फ्यूदर हीटिंग। सिनाबार एक ओस है, अब यहाँ पे देखो हिंदी में मैंने इसमें बताया, सिनाबार एक ओस है पारा का, इसे वायु के साथ गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा दोबारा गर्म करने पर मरकरी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ऐसे जी मरकरी ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो हमारे मरकरी ऑक्साइड प्राप्त हुआ, मरकरी ऑक्साइड को किया, ये देखो मरकरी ऑक्साइड को किया तो हमें Hg प्राप्त किया। इसी के साथ हम आगे देखो अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। धातु देखो अयस्क हमारे पास 3 प्रकार के धातुओं में पाए जाते हैं, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैनेज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, और यो, ठीक है। अब यहाँ पे अयस्क
अगर हम बात करें हाई रिएक्टिविटी उच्च क्रियाशील धातुओं का, तो इस प्रकार से ये करेंगे, पहले उनको धातु को पिघलाएंगे, अपघटन करेंगे, फिर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। दूसरी बात हम मीडियम वाली बात करें, मीडियम में दो प्रकार होते हैं, कार्बोनेट के रूप में होता है या तो सल्फाइड के रूप में होता है। सल्फाइड और कार्बन से कैसे बनता है? सल्फाइड से धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड से हम रिएक्शन करा के उसे अपचयन करके क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कम रिएक्टिविटी होती है, निम्न क्रियाशीलता वाले, सल्फाइड ऑक्साइड के रूप में होता है, जो निम्न सबसे निम्न होगा, उसका रस्टिंग करेंगे, रस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, मेटल को प्राप्त करेंगे। हमारी देखो यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरी ढंग से इसको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पूरा इसमें इसी में समझ आएंगे आप इसे। देखो जो दो हमने श्रेणी में उसमें संरचना में देखा था, तो हम इसी का बात करते हैं, रस्टिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, गोल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, निष्पादन करना क्या होता है। अब देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, जब कार्बोनेट को निश्चित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं, अगर निश्चित वायु के रूप में तो उसे कैल्सिनेशन। और यहीं अगर हम बात करें अनिश्चित वायु, ठीक है, यानी कि अधिक वायु के रूप में जब सल्फाइड को अधिक वायु के रूप में, यानी कि अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, गोल्वेनाइजेशन क्या होता है, गोल्वेनाइजेशन क्या होता है, गोल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसमें भी जिंक की परत लोहे और स्टील में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ताकि उसे रस्ट करने यानी कि जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्वेनाइजेशन कैसे बोलेंगे हम, जब स्टील था लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं गोल्वेनाइजेशन। स्टेनलेस स्टील, अब आता दोस्तों हमारा एक स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगता है और सबसे मजबूत भी होता है। ठीक है, तो ये किस किस का बनता है दोस्तों, यहाँ पे देखो स्टेनलेस स्टील किस किस का बनता है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील एक मजबूत और जिंक रहित स्टील है जो लोहे, स्टील तथा क्रोमियम का मिश्रण होता है। अब बात आ गया एन अलॉय धातु, मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं से जो धातु बनी होती है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या होता है दोस्तों, मिश्र धातु कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों आपने अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। आप इसमें देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, आप सिर्फ देख के बना दो। आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ये आपके नोट्स है, वैसे आपके लिए नोट्स बनाने के लिए मैंने मेहनत बहुत की है, हालांकि बोलने का एक्सपीरियंस अभी उतना अच्छा नहीं है, तभी प्रयास कर ही रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, उसी के साथ आपको बाय।